कल पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें स्टेट करता है कि इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको दूसरे वे में भी स्टेट कर सकते हो कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। जिस तरह हमने ये बता दिया, एग्जांपल के तौर पे कोई और बता दो, N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, इट गिव्स NH3 गैस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH3 गैसियस। जरा इसको बैलेंस कर दो, क्या ये बैलेंस करके है? नहीं, मतना है। बैलेंस कैसे हो जाएगी? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड। कितने नाइट्रोजन? 2, यहाँ एक ये तो 2 से क्या करेंगे? मल्ट। कितने नाइट्रोजन बन गए? 2 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने बन गए? 2 3 आर 6, यहाँ 3 2 आर 6। सो क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ ये पता चला आपके पास नाइट्रोजन का वजन कितना होता है? 14 इंटू 2, टोटल कितना हुआ? 28 ग्राम। तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वजन। इसी तरह यहाँ पे कितने हैं? 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आएगा? 6 ग्राम। और यहाँ पे देखो यह आएगा 2 इंटू 1 नाइट्रोजन का 14, शाबाश, प्लस 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 इज 17, 17 इंटू 2 इज 34 ग्राम। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर? मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या हमारे पास यहाँ मास डिस्ट्रॉय हो गया? डिस्ट्रॉय तब हो जाता जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वजन सेम नहीं आता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वजन सेम आ रहा है तो आपने ना तो वजन यहाँ कोई क्रिएट किया, ना नया मत क्रिएट किया, ना तो आपने यहाँ खत्म किया। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस चीज को वैलिड कर सकते हो कि कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा, उधर बैठो पीछे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास रिएक्टेंट का वजन क्या प्रोडक्ट के वजन से कम आएगा या प्रोडक्ट का वजन रिएक्टेंट से कम आएगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर किस रिएक्शन के लिए? ऑर्डिनरी रिएक्शंस के लिए। मैंने बता दिया ऑर्डिनरी रिएक्शंस में आपके पास कौन सी रिएक्शंस होती है जहां पे आइडेंटिटी ऑफ एटम्स क्या रहती है सर? बरकरार रहती है, ठीक है। ओह क्या बात है, चुप करके बैठो। आपको क्या बताया मैंने? क्यों नहीं है सर? निकालो और आप कॉपी उसी पे करो। दूसरा देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, लाइक आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन एंड फ्यूजन। फिशन एंड फ्यूजन, दीज आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये होती है कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस है जहां पे आ जाएगा रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पे आपके पास चेंज आ जाएगा किसमें? न्यूक्लाई में, ठीक है ना। चेंज इन न्यूक्लाई, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? मास में कर। दीज आर इक्वलेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर में देता हूं आपके पास, व्हाट इज दिस थिंग? इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसका वजन कितना है सर? 1 है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर दूं आपको, हीलियम, हाइड्रोजन ऐसे कर दे, ये 1 और यहां पे 3, ये कौन सा आइसोटोप है? ये वो हाइड्रोजन है जिसका वजन कितना है सर? 3। तो इसको याद रखो, इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको कहते हैं ट्रीटियम। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे बनता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2, जिसका वजन कितना होता है? 4। अब देखो यहाँ न्यूक्लियर क्या हो गया सर? चेंज। आपने किसी स्पीशीज को लिया और अल्टीमेटली यहाँ पे कोई नया स्पीशीज बनाया। इतना ही नहीं, यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है। Some sort of mass it gets converted into energy. Such kind of reactions are called sir nuclear reactions का। एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिशन, दूसरी एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन, एटॉमिक बम सुना है ना नाम? परमाणु हथियार है ना, एटॉमिक बम्स। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन। फिशन में क्या होता है? एक बड़ा सा, मान लीजिए बड़ा सा सबस्टेंस जो कि अनस्टेबल होता है, वो टूट के सिंपलर जो आपके पास सबस्टेंस है जो कि स्टेबल हो गए उसमें कन्वर्ट होते हैं। लेकिन
कन्वर्ट होके देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ मास, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिशन में जिस तरह एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होके एक्सप्लोड होते हैं ना, वो एक्सप्लोड होके क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कहां से आती है, आपने कुछ मास किस में कन्वर्ट किया होगा, एनर्जी में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम जुड़ जाते हैं, दो लाइटर एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और अल्टीमेटली एक लार्जर आपके पास सबस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। आपने देखोगा जो सन है ना, उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है ना, वो किसकी वजह से बनता है, फ्यूजन की वजह से बनता है। और उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो किसका बना होता है सर, हीलियम का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। बात आई समझ। तो रिमेंबर दैट ये वैलिड किन के लिए, ये उन रिएक्शंस के लिए वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके बराबर निकलेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए आप ये नहीं कह सकते, हाँ आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये कह सकते हैं मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। क्या बता सकते हैं, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। आप मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में, और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मास में। इसके लिए फेमस साइंटिस्ट आपको मालूम भी है जिसका नाम क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कह सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने क्या लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने बोला कि कितना आपके पास मास इक्वलेंट टू एनर्जी होता है, उसकी एक फेमस रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं एनर्जी मास रिलेशन। क्या कहते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, मतलब सम सॉर्ट ऑफ मास इज इक्वलेंट टू एनर्जी एंड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वलेंट टू मास। क्या इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज द एनर्जी। E हमारे पास एनर्जी है, m हमारे पास क्या है सर, मास, और c क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और आपको मालूम होगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज अगर मैं कह दूं आपके पास, अगर मेरे पास है मास 20 kg, कितना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ये कितना है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ये कितना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए एटॉमिक बम है, उसका कुछ वजन है, लेट्स सपोज 20 kg। जब ये एक्सप्लोड होगा आपको पता है कि बहुत सारी एनर्जी निकलेगी उधर, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, किसी भी टाइप की रेडिएशन, वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की हो। अब वो एनर्जी है ना, वो कहां से निकली, इस मास से। अब इस मास को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैसे हम लिखे, देखिए E इज इक्वल टू किसके बराबर है, mc स्क्वायर। तो m का वैल्यू कितना है 20, c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये आंसर क्या निकला, 3 to 6, ये 60 × 10⁸, और ये क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁹ जूल्स। 10⁹ कितना होता है, गीगा, तो 10⁹ गीगा जूल्स के बराबर है। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास 20 किलो आपके पास यहाँ पे परमाणु हथियार है, जब वो एक्सप्लोड होगा 20 के 20 kg, कितनी एनर्जी निकलेगी, 6 × 10⁹ जूल। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का आपके पास यूनिट है, ठीक। गीगा कितना होता है, 1 मेगा कितना होता है, 1 मेगा होता है 10⁶। इस तरह 1 गीगा कितना होता है 10⁹ होता है। 1000 मेगा होता है कितना, 1 गीगा, ठीक है। तो 10⁻3, 10⁻6, टोटल 10⁻9। ये आया समझ। ये आपके पास कौन सी है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या आई, एक्सेप्शन, क्या आई, मतलब लिमिटेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले एक्टिविटी एक की थी, तो आपने बुक पे भी देखी होगी, BaCl2 सोल्यूशन और Na2SO4 सोल्यूशन, इनका वजन किया, कितना आया 300.23 ग्राम। फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा BaSO4 और क्या बनेगा NaCl। उन दोनों का वजन मिला के भी कितना आया सर, 300.23 ग्राम। तो इससे ये पता चला आपको मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का वजन है, क्या हो गया, जो रिएक्टेंट का वजन, अरे नहीं क्यों नहीं लिख सकते, रिएक्टेंट का वजन किसके बराबर, यहाँ प्रोडक्ट के वजन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। दिस वाज फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ दैट वी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है? सेकंड लॉ आपके पास है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास वट एवर बी द सोर्स ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड का कुछ भी सोर्स हो, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जिस तरह यहाँ पानी की दी है, पानी के बगैर मैं बता देता हूँ और एक एग्जांपल, लेट्स सपोज CO2 गैस। बता इसका सोर्स क्या क्या है, कोई बता सकता है आप में से? बता इसका क्या क्या सोर्स है, बोलो इसका क्या क्या सोर्स है? CO2 कहां कहां से ला सकते हो? अरे पहली चीज जो आपके पास है CO2 हम क्या करते हैं? एक्सहेल, है ना, एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस, है ना, शाबाश, एक सोर्स ही है। एग्जॉस्ट, है ना सर, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स का एग्जॉस्ट, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना, यहां पे भी, ठीक है। या दूसरा और सोर्स क्या बता सकते हो आप? बता सकते हो डायरेक्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के CO2, लेबोरेटरी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट आपने लेबोरेटरी में बनाया। तो एटसेट्रा आपके पास बहुत सोर्स हैं। हमेशा चाहे आप इधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ, चाहे इधर से लाओ, हमेशा CO2 में एक एटम होगा, एक एटम किसका? कार्बन का। और कितने एटम्स? 2 एटम्स किसके होंगे सर? ऑक्सीजन। हमेशा एक एटम कार्बन का होगा, 2 एटम्स किसके होंगे? ऑक्सीजन। और अगर मैं वजन के हिसाब से इनका रेशियो देखूं, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, जरा बताओ कार्बन का वजन कितना होता है सर? बताओ, शाबाश, 12, है ना सर। ऑक्सीजन का कितना? 16, 16 × 2 इज 32। तो इनका रेशियो अगर मैं कर दूं, व्हाट विल बी दिस? 3:8। सो कार्बन इज टू ऑक्सीजन, वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब दुनिया में कहीं से भी ला CO2 को, हमेशा उसमें एक एटम कार्बन को होगा और 2 एटम्स किसके हो गए? ऑक्सीजन। और रेशियो बाई मास कितना होगा? 3:8 रेशियो होगा बाई मास, वजन के हिसाब से। इस तरह पानी को लाओ, H2O। बता सोर्स क्या क्या है? कोई बोलेगा मैंने पानी को कहां से लाया? मैंने पानी को लाया ट्रांसपायरेशन, पता है? अरे ट्रांसपायरेशन होता ना प्लांट्स में, है ना। कोई बोलेगा मैंने स्प्रिंग से लाया, कोई बोलेगा मैंने लेबोरेटरी से लाया, है ना। कोई बोलेगा मैंने फ्यूल सेल से लाया। फ्यूल सेल हमारे पास एक सेल है, उसका एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, बाई प्रोडक्ट यू नो, बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हमें जरूरत नहीं होता। सेल से क्या आप हासिल करते हो? एनर्जी, चुना इस कारण केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस तरह घर में बैटरी होती है ना, उसे क्या करते हो कन्वर्ट? केमिकल एनर्जी किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी पेट क्या होती है? कैशर पेट बना पावर लाइट, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें भी सेल से वही उम्मीद होती है, लेकिन बाई प्रोडक्ट मतलब जो चीज हमें जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन वो भी निकल, फ्यूल सेल से भी हम पानी हासिल कर सकते हैं। इन सब में अगर देखा जाए हमेशा होगा H2O में एक एटम ऑक्सीजन का और कितने एटम्स? 2 एटम्स किसके? हाइड्रोजन के, हो गए ना। और अगर इनका रेशियो देखिए वजन का, H:O, जरा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो देखो, बताओ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का वजन 1, है ना। अगर AMU में तो 1 AMU, अगर ग्राम्स में लोगे तो 1 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आएगा 1, लेकिन 2 है तो 2। ऑक्सीजन का कितना? 16। तो रेशियो हमेशा निकलेगा 1:8। दुनिया में कहीं से भी पानी लाओ, लेबोरेटरी में तैयार करके, आप यहाँ पे स्प्रिंग से लाओ, आप टैप वाटर से लाओ, आप फ्यूल सेल से लाओ, आप किसी भी तरीके से कोई भी सोर्स है, वट एवर बी द सोर्स ऑफ दिस H2O, द एटम्स विल बी ऑलवेज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और इनका रेशियो बाई मास कितना होगा? 1:8। एक पार्ट इसका मिलेगा हमेशा कितने पार्ट्स के साथ? ऑक्सीजन के 8 पार्ट। अगर कभी कभार ऐसा हुआ आप एक पार्ट लाओगे हाइड्रोजन का, 9 पार्ट्स लाओगे किसके? ऑक्सीजन, क्या पानी बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। हमेशा रेशियो कितना होना चाहिए? 1:8। यही तो फर्क है किस किस के दरमियान? मिक्सचर के दरमियान और किसके दरमियान? कंपाउंड के दरमियान। मिक्सचर में कुछ भी कंपोजिशन हो सकती है, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या होती है? प्रपोर्शन फिक्स्ड होती है। दैट्स 1:8। बताओ अगर पानी मतलब डिफरेंट सोर्स से लिया है, कहीं से भी लाओ, टाइप की कुछ मतलब मटेरियल मिनरल्स या कुछ है, तो उससे फर्क पड़ता नहीं, नेवर। आप सपोज हमारे पास कुछ आपने, हाँ एग्जैक्टली, घर में एक पानी होता है हार्ड वाटर, सुना है नाम? ये क्या होता है? दूसरा होता है नहीं हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर,
सुनिए ना आप, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको पता है हार्ड वाटर क्या होता है? ठंडा पानी जो घर में आता है ना, और दूसरा होता है गर्म पानी, ठीक है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें आप कपड़े डालोगे मैल नहीं निकलेगा। तुरुन आप ना कह आसान तथ मज पलव तरह माल नेरान पे क्या डिटर्जेंट डालते हो ना, टाइड व्हील फेना ना तुम त्रावान सू तथ मज तो माल नेरान। या अगर न वन अगर साबन सोप ये वन तम सी मगर तरन साबस मज नेरिन तुम अना वुशुन आब छुआ ना पजर वन तुम सगबुल आबस मज पलव छलान या तथिस या सगबुल आबस मतलब वार्म गर्म पानी है, तो उसमें क्या मैल निकल जाता है। वो पानी जिसमें आइंस प्रेजेंट हो गया, लाइक कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट हो गए, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। उसकी वजह से डर्ट नहीं निकलता है, ठीक है। वो क्या होता है हायर क्लास में पढ़ोगे। दूसरा वो पानी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज आइंस, those ions like sodium ions, magnesium ions, calcium ions, that पानी is called soft water। और soft water जो होता है उसमें dirt easily निकलता है, hard water में नहीं निकलता है। अब ये चाहे कुछ भी ions हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन पानी की हमेशा क्या होगी? एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और वजन क्या होगा? 1:8 रेशो हमेशा। अमोनिया में क्या होगा जरा बताओ? NH3 में कोई बोलेगा? NH3 में बताओ, NH3 बोलो, इसमें क्या होगा NH3 में, अमोनिया में? बताओ। नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, क्या रेशो? नाइट्रोजन का वजन 14, 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14:3 रेशो हमेशा सेम, ठीक है ना। तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये अमोनिया है। देखो ये आपके पास है नाइट्रोजन बीच में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपके पास आ जाए, ठीक है। ये बात है समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए, ये था सेकंड लॉ दैट वी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कौन सा? प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो डेफिनेशन और भी यहाँ पे लिखा है, इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। दूसरा मैंने ये स्टेटमेंट भी कह दिया आपसे कि अगर आपके पास वट एवर बी द सोर्स ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, आपके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे, क्या है ये? दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वट एवर बी द सोर्स ऑफ ए, whatever be the source of a chemical compound, एक केमिकल कंपाउंड का कुछ भी सोर्स हो, कामा द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम क्या होगी सर? सेम, विल बी सेम, एंड आर ऑलवेज इंडेफिनिट या फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है। सर एग्जांपल दिया था CO2 में, इसमें अगर रेशो देखा जाए कार्बन इज टू ऑक्सीजन, वो आता था 12:32, वो आता है 3:8, ठीक है। अगर यहाँ देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वजन 2 का 2 आएगा, सल्फर का 32 आता है, 4 ऑक्सीजन का 64, यह आएगा 1:16:32, यह हमेशा ये रेशो रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के एटम्स है ना। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर? टाइम क्या है? चलिए नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो व्हाट इज अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक what this theory states,
ये थ्योरी क्या कहता है हमें? सर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इट गिव्स वन थिंग दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो, हमने स्टार्ट में बोला था एक चीज, मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ क्या दिया सर? मैटर का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला सर? जो मैटर हमारे पास है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर में होते हैं। उन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? हमने इससे पहले पढ़ा, दोज आर कॉल्ड एटम्स। So matter is made up of very small tiny particles. Those tiny particles are called atoms. और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? परमाणु। अभी तो मैंने कहा एटॉमिक बम्स को क्या कहते हैं? परमाणु हथियार, ठीक है ना। So what is परमाणु और एटम? It is the smallest tiny particle present in a matter. मैटर जिसका भी बना है बुनियादी, वो किससे बना है? इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स। तो यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दोज आर कॉल्ड एटम्स। और इतना ही नहीं, इसने ये बोला कि जो एटम आपके पास है ना, इट इज इंडिविजिबल, आप इसको तोड़ नहीं सकते, और इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप एटम को तोड़ नहीं सकते, इट मींस मैटर को तोड़ नहीं सकते। अगर मैटर को आप यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट मींस एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर मैंने कहा कि एटम इट इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, इट मींस कि आपके पास मैटर भी इंडिविजिबल होगा और इंडेस्ट्रक्टिबल। तो याद रखो हमेशा, सबसे छोटा हिस्सा जिससे मैटर बना है बुनियादी, वो सारी चीज उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज एटम, ठीक है ना। सो कभी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को नहीं तोड़ सकते, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ किसका? जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है ना। अच्छा जरा एग्जांपल दो, सपोज ये हाइड्रोजन का सैंपल है, इसमें किसके एटम्स होंगे? ऑक्सीजन के होंगे ना, होंगे कि नहीं? अरे इसमें हाइड्रोजन के ही होंगे, ऑक्सीजन के कहा होंगे? इसने ये बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। सपोज हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ना, इसमें किसके एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के। सैंपल लूंगा मैं, इसमें हर एक एटम जो होगा ना, वो हर एक लिहाज से आइडेंटिकल होगा, मतलब वजन के हिसाब से, मास के हिसाब से, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, हर एक लिहाज से वो क्या होगा सर? आइडेंटिकल होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन एवरी रेस्पेक्ट। यहां पे लिखा है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। चाहे वजन के हिसाब से देखो, चाहे मास के हिसाब से देखो, चाहे शेप के हिसाब से देखो, चाहे साइज के हिसाब से देखो, एवरी रेस्पेक्ट में वो क्या हो गए सर? आइडेंटिकल हो गए। सिमिलरली अगर मैं दूसरा लूं, सपोज ये कार्बन का है, ठीक है, इसमें किसके एटम्स हो गए? कार्बन के। सो कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में सिमिलर हो गए कि डिफरेंट हो गए? डिफरेंट, ऑब्वियसली, हर एक लिहाज से, चाहे वो वजन के हिसाब से देखो, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई भी आपके पास यहाँ पे उसके हिसाब से देखो। ये कौन सा पोस्टुलेट था? दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखो, यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं सल्फर डाइऑक्साइड, मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें कितने एटम्स है सल्फर के? 1। ऑक्सीजन के कितने? 2। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं एटम्स का रेशो, वो क्या है? एक सिंपल होल नंबर रेशो है ना, है ना, सिंपल होल नंबर रेशो। अच्छा H2SO4 देखूं, H2SO4, जरा बताओ रेशो, हाइड्रोजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं? 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशो है ना। तो इसने ये कहा कि जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं, जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपलर होल नंबर रेशो में आपस में एटम्स ज्वाइन करते हैं, बनाते एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड को। दिस इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दिस इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड यहाँ पे, ठीक है। सो एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है ना, बात आई मेरे समझ। और अगर इनमें देखोगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, वो हमेशा क्या रहेंगे सर? सेम। अब ध्यान रखो, यहां पे सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, ठीक है ना। अच्छा अगर H2SO4 में देखो, सल्फर के कितने? 1, हाइड्रोजन के कितने? 2, ऑक्सीजन के कितने? 4। अगर कहीं से भी सोर्स लाओगे सल्फ्यूरिक एसिड का, कहीं से भी सोर्स लाओगे SO2 का, क्या एटम्स डिफरेंट हो गए? सेम हो गए। दिस इज द 6th पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये नियरली इसने दी थी आई थिंक 1800, आई थिंक 4 की 8, 1808 आई थिंक, इसको चेक कर लेना, ज़रूरत नहीं याद रखने की, बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है।